वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ के बारे में हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे और हम इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। हम इसमें जानेंगे कि कैसे कितने दिन में भारत के संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ और संविधान को निर्माण करते समय हमने किन किन चुनौतियों का सामना किया। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम इसका वर्णन करेंगे। तो संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान के गठन का विचार 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। M.N. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। जो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय के मस्तिष्क में आया था। जो M.N. रॉय थे वामपंथी दल के एक प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा की। आप यहाँ पर सोचो कि यदि कोई एक व्यक्ति सरकार के समक्ष अपनी मांग रखता है तो उसकी मांग को सुना नहीं जाता है। यदि उसी मांग को कोई बड़ा संगठन या कोई बड़ा राजनीतिक दल उस मांग को यदि सरकार के समक्ष रखें तो उस मांग को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। सरकार उस पर एक बार विचार जरूर करती है। इसी प्रकार 1934 में M.N. रॉय ने ये मस्तिष्क में दिमाग का विचार आया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होगा और संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ। वह संविधान सभा एक संप्रभु संविधान सभा थी। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो नेहरू की मांग थी 1940 में इसे स्वीकार कर लिया गया और सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप के साथ भारत आए। जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे वे थे हमारे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे हम कैबिनेट प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान की विभाजन की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग की इस मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। इसी के कारण वह संविधान उसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने भारत के संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। जो एक संविधान सभा की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग और दूसरी संविधान सभा की मांग कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन दोनों ने अलग अलग संविधान सभाओं की मांग की, लेकिन जो एक क्रिप्स प्रस्ताव था इस प्रस्ताव ने इन दोनों की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया।
कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको पता होगा कि संविधान सभा का गठन 1940 में हुआ था, जिसमें संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 में से 292 सीटों का चयन 11 प्रांतों के गवर्नर 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से होना था। हर प्रांत में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं। यहाँ पर प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों द्वारा की और उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य में कौन कौन आएंगे? मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी हैं वो सब सामान्य में आ जाएंगे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतें थी उनका जो चयन था देशी रियासत के जो प्रमुख राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा किया जाना था। भारत को कई हिस्सों में बांटा गया था। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटिश सरकार का उस पर नियंत्रण था। दूसरा था स्वतंत्र भारत, जिसमें भारत में राजा रजवाड़े थे और राजाओं का उस वहाँ पर शासन था, जो स्वतंत्र थे। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। जो संविधान सभा थी, ऐसा भी नहीं है कि संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, नामांकित थी, और न ही पूर्ण रूप से चुनी हुई थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। जो सदस्य थे उनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और प्रांतीय विधायिका विधानसभा द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुआ, जिसमें भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें 93 सीटें भर नहीं पाईं। अब क्यों नहीं भर पाईं? क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। जो भारत में स्वतंत्र राजा महाराजा थे वह संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब क्यों नहीं होना चाहते थे? कोई भी व्यक्ति अपने राज्य को गंवाना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार वह भारत में राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे और भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित निरंतर करते रहेंगे, जिसके कारण उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय में कौन कौन होंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो इसमें समस्त भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। एक महात्मा गांधी थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। उनके अलावा जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे वह सब इसमें शामिल थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जहां पर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि उसे चाहिए था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इसलिए उसने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। इसलिए बैठक में 211 सीटें सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार HC मुखर्जी तथा TT कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी आज संविधान उद्देशिका बनी है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। आज आप देखते होंगे कि भारत के संविधान की जो उद्देश्य क्या है, जो प्रस्तावना है, वह इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के रूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए वह उसमें देखते हैं। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली जो संविधान सभा थी, उससे जो खुद को अलग रखने वाली थी देशी रियासतें के प्रतिनिधित्व इसमें धीरे धीरे शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। जो संविधान सभा से जो अलग रखने वाले जो प्रतिनिधि थे, जो भारत में राजा महाराजा रजवाड़े थे, वह संविधान सभा से पहले अलग थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम आगे भी भविष्य में भी अपने राज्य को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वह अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई योजना माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। जब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की योजना पेश की गई तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए, जिससे सीटें धीरे धीरे भरने लगीं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा और नेक्स्ट अगला कौन सा परिवर्तन किया गया? भारतीय हिस्सों की मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए। अब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल क्यों होंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और इस योजना में, इस माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात थी, जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से परिवर्तन किए? सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था आम कानून बनाना, और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब भी बैठक विधायिका के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता JB महाबलंकर करते। इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। आपको पता होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण हुआ।
मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा का निर्माण किया और अपना संविधान बनाया। इसी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 की बजाय 299 आ गई। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य इससे अलग हो गए थे। इसी वजह से सीटों की संख्या में इतनी कमी दिखाई दी। संविधान सभा ने अन्य कौन कौन से कार्य किए? तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य किए। इनमें से पहला है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया और नेक्स्ट इसमें 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के पश्चात 114 प्रारूप पेश किए गए, जिसमें 11 बैठकें हुई। संविधान के निर्माण पर कुल खर्चा 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, जो कि हमारी 12वीं बैठक थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जो आपको पता होगा कि जो हमारी संविधान सभा थी वह हमारी पहली संसद थी। जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी बैठक जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते और जब भी बैठक विधायिका के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए